बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम सॉलिड के बारे में जो है वो इसके क्रिस्टलेटिस और इसके अलावा इसके यूनिट सेल, NaCl का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, आयोडीन का स्ट्रक्चर। NaCl जो कि एक टाइप है आयनिक की, डायमंड जो कि एक टाइप है कोवलेंट की, और आयोडीन जो कि एक टाइप है मोलेकुलर सॉलिड की। यानी कि हम इनके अब यूनिट सेल देखेंगे। इसके अलावा हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और इसके अलावा जो है वो हम एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलेटिस से। क्रिस्टलेटिस क्या होता है? ये एरे मतलब अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को एक क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट साइड्स पे। जिस जिस साइड पे होगा ना वो पॉइंट, वो मॉलिक्यूल, वो एटम, वो आयन, उसको हम कहेंगे लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड। और ये 3 डायमेंशनल के अंदर होगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? एक तो ये शेप ऑफ यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एक्सटर्नल शेप जो है वो डिपेंड कर रही होती है क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। और इसके अलावा कंटेंट यानी कि उसके अंदर किस किस कौन कौन से पार्टिकल्स हैं इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे NaCl क्यूबिक होता है, लेकिन अगर उसके अंदर 10% यूरिया डाल दे तो वो उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। इसकी टाइप्स जो है वो क्रिस्टलेटिस की 3 है। आसान है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट, अब क्रिस्टलेटिस का जो यूनिट होता है ना, जो उसका स्मॉल, जैसे हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है सेल से, तो क्रिस्टलेटिस जो है उसकी बॉडी बनी होती है एक यूनिट सेल से। यूनिट सेल उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसके पास सारे करेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, अब्बे वाले ही होते हैं, आप ये कह सकते हैं। उसके पास सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो क्रिस्टलेटिस वाले ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यूनिट सेल दिखाया हुआ है, ये देखें। ये जो अल्फा एंगल है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली जो है वो जी एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो अल्फा एंगल है ना, ये बी और सी के दरमियान है। अल्फा एंगल दिखने में ए जैसा है, तो इस तरह आपने याद करना है कि ये जो अल्फा एंगल है बिटवीन बी एंड सी है। जो बीटा है वो बी की जगह है, तो ये बिटवीन होगा ए एंड सी, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और जो गैमा है वो ए और बी के दरमियान है। ये तमाम 3 साइड्स ABC और तमाम 3 एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा 6 पैरामीटर्स हैं जो ये कहलाएंगे यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, ठीक है। इनको 2 नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, एक यूनिट सेल का और इसी के साथ जो है वो इसे यहाँ पर नाम दिया गया है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का। नेक्स्ट, इसकी जो टाइप्स है ना क्रिस्टलेटिस की, इसकी क्लासिफिकेशन 2 की बेसिस पर है। एक वाली बेस वाली जो है वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये है इसकी यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम की 7 टाइप्स हैं। अब वो 7 टाइप्स कौन कौन सी है देख लेते हैं। क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोइडल का दूसरा नाम ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है एंड ट्राइक्लिनिक है। अब ये जो एक्सिस एंगल है ना, मैं भी इसका निमोनिक भी आपको बताती हूँ याद करने का। अब ये देखें, पहले ABC बराबर है, फिर B बराबर नहीं है C के, फिर A बराबर नहीं है B के, B बराबर नहीं C के, फिर सारे दोबारा से वही अरेंजमेंट चलने लग गई है। ABC बराबर हैं, B बराबर नहीं है C के, फिर ये तीनों ही बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह आप अरेंज फॉर्म में याद कर लें। मैं दूसरा निमोनिक भी आपको जो है वो इसके साथ वाला बताती हूँ। एंगल पर भी एक नज़र मार लें। ये जो पहले 3 है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इनके एंगल जो हैं वो सबके सब बराबर हैं और 90 के इक्वल है। इसके अलावा जो नीचे वाला है उसके एंगल सारे बराबर है रोम्बोइडल ट्राइगोनल के, लेकिन वो एंगल 90 के बराबर नहीं है। 90 से लेकर 120 इनके मिड में है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में जो सब पहली साइड जो है ना गैमा वाली, गैमा एंगल जो है वो इसके पेयर से निकल के वो 120 का एंगल शो कर देता है। मोनोक्लिनिक में बीटा जो है वो निकल जाता है, अल्फ़ा और गैमा वो 90 ही देते हैं। ट्राइक्लिनिक के अंदर जो है तीनों ही बराबर नहीं होते और तीनों ही 90 के बराबर नहीं होते। साथ मैंने इनके ब्रेव लेटिस बताए हुए। क्यूबिक के 3 हैं, टेट्रागोनल के 4 है, ऑर्थोरोम्बिक के 2 हैं, रोम्बोइड्रल का 1 है, हेक्सागोनल का 1 है, मोनोक्लिनिक के 2 हैं, ट्राइक्लिनिक का 1 है। टोटल कितने हुए? 14, ठीक है। अभी मैं आपको इसका जो है निमोनिक बताती हूँ। इसका निमोनिक आप इस तरह से कर लें, CTO रहमत, ठीक है, रहमत, RHMG रहमत, CTO स्टैंड्स फॉर कि इसके सारे के एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। C की साइड सारी बराबर होंगी, फिर T की B बराबर नहीं होगा C के, फिर O में फिर सारे ही बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अभी मेरे साथ जो है वो आप पिछला जो भी हमने पढ़ा है उसको जो है वो मेरे साथ रिवाइज भी कर लें, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट भी यही सीन होगा। ये जो R के लिए A बराबर होगा B बराबर होगा C के, फिर H के लिए B बराबर नहीं होगा C के, और M और T के लिए A बराबर नहीं होगा B के, B बराबर नहीं होगा C के। आपकी बुक के अंदर जो है वो इसके बने भी होंगे, आप यहाँ से पढ़ने के बाद, ये निमोनिक पढ़ने के बाद उसको वहाँ से टैली कर लें, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन है मेनली यूनिट सेल की 3। एक सिंपल यूनिट सेल है, एक फेस सेंटर्ड है और एक बॉडी सेंटर्ड है। अब हमारा कंसर्न किसके साथ है? अब हम जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे फेस सेंटर्ड है। चाहे हम NaCl की बात कर रहे हो, चाहे हम डायमंड की बात करने वाले हो, चाहे हम आयोडीन की बात कर रहे हो, ऑल आर फेस सेंटर्ड। देखने में आप फ़ौरन से जो है ना, अगर इस तरह का MCQ आ जाए तो आप फ़ौरन से उसे सिंपल यूनिट सेल कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आपने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल करना है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल जो है वो NaCl इसका किस तरह से होता है? फेस सेंटर्ड है, पहली बात क्लियर है, पता है हमें। साइज़ अगर हम देखें तो Cl आयन का ज़्यादा होता है। आपको पता है आयन का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्शन होती है, एंड दैट रिपल्शन काज इंक्रीज इन साइज। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो होता है केटाइन, उसमें एक जो है वो आयन निकल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि शेल ही कम हो जाता है। अक्सर सेल नहीं कम होता, लेकिन न्यूक्लियस से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर उसको जो है वो कह सकते हैं कि फिर वो अलर्ट हो जाता है, फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींचता है, ज़्यादा फोर्स से खींचता है, जिससे साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर क्लोरीन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स है और Na के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अगर एक पॉजिटिव आयन है तो उसे कितने नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है? अगर एक नेगेटिव आयन है तो उसे कितने पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है? अब यहाँ पर हमारे पास जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें Cl को 6 Na ने सराउंड किया हुआ है और एक Na को किसने सराउंड किया हुआ है? 6 Cl ने। ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं इनकी रेशो लूँ तो इनकी रेशो 1:1 आ जाएगी। अगर हमने डिस्टेंस लेना हो बिटवीन सेम जो है वो, अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस लेना हो बिटवीन सेम आयंस तो वो होगा 5.63, सेम ही होगा Cl के लिए भी Na के लिए भी। लेकिन अगर हमने डिफरेंट के दरमियान लेना हो, Na+ और Cl के दरमियान, या Cl- या Na+ इसके दरमियान लेना हो, तो वो हाफ होगा एज़ कम्पेयर टू टोटल 1, तो वो 2.815 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फेस के बारे में क्या कहना है? Na+ और Cl- यहाँ पर जितने भी है ना वो पेयर की फॉर्म में अटैच नहीं हुए, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और अगर आप को पता होगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो जब सोल्यूशन फॉर्म में आते हैं या वेपर फॉर्म में आते हैं तब भी टूटते हैं, अदरवाइज वो सॉलिड में ही होते हैं। तो कोई इसकी इंडिपेंडेंट फेस नहीं है। इंडिपेंडेंट फेस इसकी कब आएगी? वेपर फेस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलेशन से पहले जो है वो आप एक डायग्राम देख लें ताकि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब ये आ गया हमारे पास एक NaCl का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर के ऊपर क्या है। ठीक है, 8 कॉर्नर है, 1 2, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लगाती जाती हूँ आप देख लें कि कितने हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो है ना वो क्लोरीन है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है कॉर्नर के ऊपर है, 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक क्लोरीन है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, जो बाकी के हैं ना 6, वो आ जाती हैं हमारे पास यहाँ पर फेसिस पर। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाले मैंने कर दिया ना, ये वाले जो है ये कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। इसके अलावा जो है हमारे पास फेसिस है, फेसिस के ऊपर टोटल जो है वो 6 है। किस तरह से वो आए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक ये हो गया, ठीक है, एक इस तरफ ये हो गया, एक ये हो गया, एक पे पीछे वो वाला देख लेना जिससे जिसके साथ आपको जो प्लस का साइन जो है वो दिख रहा हो। प्लस का साइन का मुराद ये है, ये जो ऊपर से आ रहा है ना ये वाला साइन, ये और ये, ठीक है, ये वाले साइन की बात हो रही है। और ये वाला हो गया 6। अब अपने माइंड में बनाए ना, एक स्क्वायर अपने माइंड में लेके आए। अगर आप उसकी जो है वो सारी मिड वाली साइड पे रखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से NaCl है, एक सेंटर में होता है NaCl। ठीक है, एक NaCl क्या होता है हमारे पास सेंटर में होता है, और बाकी जो 12 होते हैं ना, ये देखिए ये कॉर्नर के दरमियान जो एजेस है ना उसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास होते हैं, या अगर आप काउंट कर ले तो ये टोटल जो है ये 12 है, और एक सेंटर में है तो टोटल यहाँ पर Na जो है वो कितने हो गए? 13। अब कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, 8 थे हमारे पास, कहाँ पर कॉर्नर 8 है, और उन 8 के ऊपर जो है वो हमारे पास 8 ही जो है वो क्लोरीन है, तो एक कॉर्नर पे कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है, ये बात तो होगी क्लियर। बाकी हमने ये कहा कि 6 जो है ना वो Cl वो कहाँ पर हैं? वो हैं एजेस पर। अब वो हैं कहाँ पर? एजेस पर, और जो है एक एज के ऊपर जो है, मतलब एक यूनिट सेल जो है वो दोनों तरफ से, मतलब दोनों यूनिट सेल अगर उसकी फेस देखे तो दो तरफ से अट्रैक्शन होती है।
तो वो डिवाइड हुआ होगा 2 के अंदर। तो इस तरह टोटल 6 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 3। तो पहले हमारे पास कितने आए थे 1 एक एक कॉर्नर पर, और अब हमने देख लिया कि जो फेसिस हैं अगर उसकी डिवीजन ख़त्म कर दें हम, यानी कि उसको देख लें कि डिवाइड होने के बाद वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो वो आ रहे हैं 3, टोटल हो गए 4। अब हमने ये कहा था कि एजेस के ऊपर जो है वो 12 है, और एक एज के ऊपर जो है वो 4 का जो है वो, यानी कि उसको 4 अपनी तरफ जो है वो एज अपनी तरफ होती है, यानी कि एक ही एज के ऊपर जो है वो 4 की अट्रैक्शन लग रही होगी, उसके अंदर 4 के अंदर वो डिवाइड हुआ होगा। तो फिर अगर हम इसको देखें 12 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ गया 3Na। इसी तरह से एक सेंटर में होता है तो ये 1Na उस तरह से आ गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 4NaCl। तो यहाँ पर एक यूनिट सेल के अंदर जो है वो 4 ही Na होंगे और 4 ही Cl होंगे। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक दफ़ा फिर से देख लें। अगर आप एक दफ़ा यहाँ पर चाहे वीडियो को पॉज कर लें और खुद इसको जो है वो, जब तक आप खुद नहीं ना सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अपने जहन में भी लेके आएँ कि आपने अपने जहन में एक जो है वो क्यूब का क्रिस्टल लेके आए हैं, उसके जो है वो कॉर्नर कितने हैं अपने जहन में लेके आए हैं, तो वो जो है वो टोटल 8 हो जाएंगे उसके कॉर्नर। इसके अलावा आप ये सोचें कि उन कॉर्नर पर जो है वो मिड पर हम अगर एक रख दें, जैसे ये वाला एक है तो इसके ऊपर यहाँ से भी इसको अट्रैक्शन लग रही है, यहाँ से भी, दोनों साइड से जो है वो लग रही है, तो डिवाइडेड बाई टोटल 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक Na था सेंटर में और एक ये वाला Cl अगर हम देखें, बाकी जो 12 है उसके ऊपर एक के ऊपर जो है वो अट्रैक्शन लग रही है 1 2 3 4। तो इस तरह ये डिवाइड हो जाएगा 4 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है डायमंड का। डायमंड भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने बात कर दी थी पहले ही कि हमने ये देखना है कि फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड है, साइज़ जो है वो इसका गाइंट है। गाइंट मतलब मैक्रो मोलिक्यूल है, बहुत बड़ा मोलिक्यूल है। किस तरह, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कैटिनेशन हुई है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंगल इसके दरमियान ये देखें मैंने दिखाया हुआ है, ये देखें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये मिड में एक कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन नेक्स्ट 1 2 3 4 के साथ स्ट्रक्चर है, और ये देखिए पूरा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ गया। एंगल 2 के दरमियान कितना है 109.5। शेप टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब ये अरेंज हो जाएंगे ओवरऑल कैटिनेशन के बाद तो ये क्यूबिक शेप इख्तियार कर लेगा। बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म का। कार्बन की दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म किसके अंदर होगी, ग्रेफाइट के अंदर, और वो बनाएगा लेयर स्ट्रक्चर, एंड दैट लेयर स्ट्रक्चर विल बी हेक्सागोनल, जो कि पैरेलल के अंदर जो है वो होगा कंडक्टिव और इंसुलेटर होगा परपेंडिकुलर। अब ये बात इसी दफ़ा रिपीट हो रही है तो आप इसे जो है वो मेमोराइज़ कर लें। ये देखिए जो एक कार्बन था ना यहाँ पर, जो एक कार्बन था यहाँ पर, वो नेक्स्ट 1 2 3 और जो है वो यहाँ पर अटैच था 4 के साथ, और वही 4 फिर जो आ गए वो नेक्स्ट 4 के साथ अटैच है। इस तरह से ये चेन बढ़ती जा रही है। इस तरह ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। एक कार्बन जो है वो यहाँ पर 3 के साथ अटैच है, फिर ये वाली कार्बन भी यहाँ पर नेक्स्ट 3 के साथ अटैच होगी और एक ऊपर की तरफ अटैच होगी। इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ ही होता जाएगा। जैसे ये देखें दोबारा से इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाली कार्बन भी आगे 3 से अटैच होगी, फिर यहाँ पे जो कार्बन आएगी वो भी आगे, इस तरह ये बढ़ता ही जाएगा। और फाइनल स्ट्रक्चर जो इसका होगा ना, जब ये बिल्कुल इस तरह से, फिर ये नेक्स्ट आएगा भी हमारे पास क्यूबिक में। यानी कि अगर एक दो स्ट्रक्चर हम इसके देखें तो वो टेट्राहेड्रल है, इन द फाइनल तो वो बिल्कुल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ही देगा। ये देखें यहाँ पर भी इसके मॉलिक्यूल फेस सेंटर में भी है, कॉर्नर में भी है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो फेस सेंटर्ड देगा यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन। आयोडीन एक मोलेकुलर मतलब सॉलिड की एक टाइप है, ये भी फेस सेंटर्ड है। इसका भी जो है वो हम कह सकते हैं कि लेयर लेटिस फॉर्म के अंदर होती है। बॉन्ड लेंथ अगर इसकी सॉलिड में देखें तो 271.5 है, गैसियस के अंदर देखें 266.6 है। ठीक है, अब ये आप देख लें कि सॉलिड के अंदर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें गैसियस के अंदर। ठीक है, तो ये रहा इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए आप यहाँ पे भी इसके कॉर्नर में भी है, लेकिन यहाँ पे ये पेयर्ड फॉर्म में। आपने याद रखना NaCl और इसके अंदर क्या फ़र्क है, वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। Na+ और Cl- कैन नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्ड फॉर्म। ठीक है, ना ही वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं सॉलिड के अंदर। वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी तभी जाते हैं जब वो होते हैं किसके अंदर, वेपर फेज़ के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, कॉर्नर्स के ऊपर भी, और यहाँ पर ये फेस सेंटर के ऊपर भी जो है ये पेयर्ड फॉर्म के अंदर है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि सॉलिड के अंदर इसकी बॉन्ड लेंथ थी ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के जो है वो ज़्यादा पास होने की वजह से जो है वो ज़्यादा है इसकी। और गैसेस में जब पार्टिकल कंप्रेस्ड होंगे तब उसकी जो है वो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, कम होगी, 266.6 पिकोमीटर।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है ये पुअर कंडक्टर। अब ये वाली बात जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बात हम कहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, इससे जो है वो प्रीवियस वीडियो में जब हमने वहाँ पर उसका डिफरेंस देखा था टाइप ऑफ सॉलिड का, वहाँ पर। तो सारे के सारे जितने भी मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, अब एप्लीकेशन में सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है आइस, मोलिकुलर सॉलिड। 1 ग्राम आइस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, 333 जॉल। सराउंडिंग से कितनी लेगी वो, 33.3 किलो जॉल। अगर हम एक जो है वो सादा पानी का गिलास पी रहे हैं तो एक ड्रिंक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना 25 रूम टेम्परेचर। और अगर हम उसमें बर्फ़ डाल के पी रहे हैं 10 ग्राम आइस, तो वो मेल्ट में ही इतना टाइम लेगी और वो अपने जो है वो सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से ड्रिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो ठंडा ही रहेगा। नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर की डिटर्मिनेशन है। क्रिस्टलोग्राफिक यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है वो बेस पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। किस तरह से, वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी से आ जाएगा और स्पेसिंग जो है वो एक्सरे एनालिसिस से आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जो है वो वॉल्यूम से जो है वो एक साइड की लेंथ लेनी है, फिर उसको आपने जो है इस पूरे स्पेसिंग के साथ डिवाइड करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसका क्यूब लेके वॉल्यूम उसका बनाना है, उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ आयन से डिवाइड करना है। इससे आपके पास जो है वो एवोगैड्रो नंबर की डिटर्मिनेशन आ जाएगी। यानी कि एक मेथड है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एवोगैड्रो ने जो वैल्यू निकाली थी यानी के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट था कि हाउ टू गेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, NaCl का सोल्यूशन होता है और उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। हमने क्या करना होता है, उसे फ्रीज़ करना होता है -3.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जब हम उसे फ्रीज़ करते हैं तो बर्फ़ के साथ इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, वो सरफेस पे आ जाती है। सरफेस पे क्यों आती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब वो जम जाती है तो उसकी डेंसिटी हो जाती है कम, और कम डेंसिटी की वजह से वो सरफेस पे आके फ्लोट करना शुरू कर देती है और उसका वॉल्यूम जो है वो 9% इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो ऊपर की तरफ आ जाएगी तो उसको जो है वो ऊपर से कैच कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा, और जो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा वो हमारे पास एक पुअर NaCl रह जाएगा जो कि बहुत प्योर होगा। तो अभी हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। अब हमारा ये वाला चैप्टर भी माशाल्लाह से विदिन 1 आवर कंप्लीट हो गया है। बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।